एलएसी पर चीन से करीब 9 महीने तक चले टकराव और फिर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बीच गुजरात के केवड़िया में इसी हफ्ते संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में एनएसए और सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। एलएसी पर चीन से टकराव और फिर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बीच पहली बार पीएम मोदी कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुजरात के केवड़िया में इसी हफ्ते संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की ये पहली संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि लगातार बढ़ते कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें कृषि के हर सेक्टर में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांवों के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत में प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के कृषि क्षेत्र का प्रोसेस्ड फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च के बीच डिजिटल माध्यम से होगा। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रख्यात वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने गैस सड़क के पास घाट से नंदप्रयाग तक 19 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन पर लाठीचार्ज भी की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज राज्य सचिवालय नवन्ना में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसे लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने अब असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते आते कलाकार भी राजनीति में दांव आजमाते दिख रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री सरबंदी चटर्जी ने कोलकाता में बीजेपी ज्वाइन की। सरबंदी बीजेपी नेता दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। इस मौके पर घोष ने कहा, हम सरबंदी चटर्जी का अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग आज भाजपा में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया तो ममता दीदी क्यों बौखला गई हैं? चुनाव आयोग के कदमों से भी दीदी को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ सत्ता से बाहर जाने की तकलीफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में कहा कि पिछले 6.5 सालों में देश में लगभग हर व्यक्ति को हम मकान देने के कगार पर खड़े हैं। 2022 में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं होगा। 60-70 साल से जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम बीजेपी ने 6 सालों में करके दिखाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, हमें नरेंद्र मोदी और आरएसएस का तमिल भाषा, संस्कृति और इतिहास को कुचलना और उसका अपमान करना स्वीकार नहीं है। हमें आरएसएस का अपने देश के लोगों को बांटना स्वीकार नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान प्रियंका ने कहा, असम विधानसभा चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत काम कर रहे हैं। पहले बिहार विधानसभा चुनाव और अब गुजरात निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाली एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी अब तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील और आदत लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पबजी बस एक उदाहरण है, इसलिए सरकार भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यूपीए को पुनर्गठित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार नहीं है। राउत ने कहा कि इस गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे अनूप माझी उर्फ लाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 मार्च तक टल गई है। अनूप ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच पर सवाल उठाया। राज्य सरकार ने भी माझी का समर्थन करते हुए सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा होकर 819 रुपए हो गया है। पहले ये 794 रुपए था। 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज आज से शुरू हो गया है। इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही 65 से 60 की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज का आज अभियान शुरू हो गया है। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी वैक्सीन लगवाई। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वहीं पीएम मोदी ने भी आज सुबह दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज आम लोगों के लिए शुरू होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने आज सुबह दिल्ली एम्स में वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। उन्हें पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगवाने के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक ने जिस तेजी से काम किया वह असाधारण है। मैं सभी योग्य लोगों से अपील करता हूं कि वे वैक्सीन लगवाएं। हमें साथ मिलकर देश को कोरोना मुक्त बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। शाह को मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें वैक्सीन लगाई। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक समेत कई नेताओं ने आज वैक्सीन की पहली खुराक ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जिसमें कई बड़े नेताओं ने आज वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और कल भी कई बड़े नेता वैक्सीन लगवाने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन के बारे में संदेह न रखें, इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। वैक्सीनेशन के कारण अभी तक कोई मौत का मामला सामने नहीं आया है। वैक्सीनेशन के कुछ दिन बाद कोई मौत हुई है तो उसे आप वैक्सीनेशन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हर मौत की जांच वैज्ञानिक दृष्टि से की गई है। बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों के लिए टीकाकरण से जुड़ा निर्देश जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में ही टीका लगवाएं। इससे जनता में वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि वैक्सीन फ्री में न लगवाएं। WHO ने कहा कि दुनिया में 10% से भी कम लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो पाई है। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में लगाई जा रही वैक्सीन कोरोना के सीवियर केसों पर कारगर साबित हो रही है। भोपाल में दूसरे फेज में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बारी आने पर मैंने कोरोना का टीका लगवाया। इससे पहले मैंने रजिस्टर भी करवाया था। सीएम भूपेश बघेल ने इस बार 97,106 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में गांव, गरीब किसान के विकास पर जोर दिया गया और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही सी मार्ट स्टोर की भी स्थापना होगी। वहीं शिक्षा की बात करें तो 7 नए कॉलेज और 3 गर्ल्स कॉलेजों का ऐलान किया गया।
सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि कोरोना काल में भी हमने मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी सराहना भी मिली। आगे उन्होंने कहा कि हमारी मंशा हर क्षेत्र को ऊंचाई पर ले जाने की है। सीएम भूपेश बघेल ने भाषण में बताया कि 14 ब्लॉक में चिराग योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही सौर सुजला योजना के लिए 530 करोड़ का प्रावधान है। शाकंभरी योजना में 123 करोड़ और उद्यानिकी फसलों के लिए 495 करोड़ का बजट है। बजट में पुरातात्विक धरोहर को संजोने और संवारने पर फोकस किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन संचालनालय का गठन किया जाएगा। उन्होंने पुरातत्व विभाग के लिए 6 करोड़ की घोषणा की। शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में 119 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना भी की जाएगी। वहीं पर्यटन को लेकर उन्होंने कहा कि बेमेतरा के गिद्धवा कुई को पर्यटन में विकसित किया जाएगा। आज पेश किए गए बजट के पिटारे के रूप में सीएम ने किसी कंपनी के ब्रीफकेस का उपयोग नहीं किया। इसमें प्रदेश के खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया गया, जिस पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का स्लोगन अंकित था। सीएम भूपेश ने हथकरघा हाथ से निर्मित सामग्री के उपयोग पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि पहली बार बजट का आकार छोटा किया गया। पिछला बजट 1,10,000 करोड़ का था। ये दुर्भाग्य स्थिति है कि इस बार का बजट छोटा रहा। बजट केवल केंद्र पर आधारित है। बजट में कुछ भी नया शामिल नहीं किया गया। बजट में हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा प्रावधान नहीं है। ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में 2 मार्च को प्रदेश का बजट पेश होगा। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार इस बार पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने के मूड में नहीं लग रही है। बजट में आत्मनिर्भर एमपी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार का जोर रहेगा। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस प्रवेश पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। बुरहानपुर में मुकुल वासनिक को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि टोपी पहनने और नाम के आगे गांधी लगाने से गांधीगिरी नहीं होती। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों के मुंह में ताला जड़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने पहले वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि उनकी प्राथमिकता पहले देश के फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना वॉरियर्स थे। मुरैना जिले में नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जिसमें मुरैना से सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। उन्होंने साफ कहा कि बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी में संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती हैं। भोपाल के जीएमसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का मंत्री विश्वास सारंग ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर आज विपक्ष के नेताओं के भ्रामक प्रचारों पर लगाम लगा दी है। पीएम ने स्थापित किया है कि वे देश के पहले जल सेवक हैं। बीजापुर सड़क हादसे में क्रिकेटर अविनाश उइके की मौत हो गई। हादसे पर मंत्री कवासी लखमा ने दुख व्यक्त किया। साथ ही अविनाश के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने खिलाड़ी के परिवार की हर संभव मदद करने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ के आराध्य नगरी डोंगरगढ़ में 2 मार्च को प्रसाद योजना की नींव केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और सीएम बघेल के हाथों रखी जाएगी। बता दें कि प्रसाद योजना के तहत मां बम्लेश्वरी मंदिर के पहाड़ी और प्रज्ञागिरी परिसर पर पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसको लेकर ग्वालियर युवक कांग्रेस ने महिलाओं के साथ सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम नहीं होते तब तक वे रोज प्रदर्शन करेंगे। रानी दुर्गावती की दमोह स्थित सिंगौरगढ़ किले को लेकर 2 समाज आपस में भिड़ गए। दोनों किले पर अपना अपना हक बता रहे हैं। इससे नाराज होकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी किया। बता दें कि 7 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किले के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे।
कटनी शहर के एक पेट्रोल पंप मालिक का गाली गलौज करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पेट्रोल भराने के दौरान पेट्रोल का रंग काला दिखने पर ग्राहक ने मिलावटी पेट्रोल की बात कही, जिस पर पेट्रोल संचालक भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इधर मिलावटी पेट्रोल की शिकायत कलेक्टर तक पहुंच गई है। सूरजपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में तिलसिवा के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन कुछ देर तक बाधित रहा। दरअसल तिलस गांव में 1 महीने पहले राजस्व विभाग ने कार्रवाई की थी, तब से लोग इसके विरोध में 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश कैडर के 25 IAS अधिकारियों की 5 राज्यों में होने वाली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें IAS निकुंज श्रीवास्तव, अजीत कुमार, राजीव शर्मा शामिल हैं। 3 मार्च को 25 अधिकारियों की मंत्रालय में ब्रीफिंग होगी। जबलपुर में 15 सालों से इंसाफ मांग रहा है एक परिवार आज विकास प्राधिकरण के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गया। परिवार का आरोप है कि JDA ने उनकी पैतृक जमीन को अधिकृत बताकर आवंटित कर दिया और मुआवजा भी नहीं दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि JDA ने उनकी पैतृक संपत्ति किसी और को आवंटित कर दी और मुआवजा भी नहीं दिया। पटेल परिवार का कहना है कि उन्होंने जब सूचना के अधिकार के तहत आवंटन के दस्तावेज मांगे तो उन्हें गुम हो जाना बताया। इस पर JDA अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भू माफियाओं के खिलाफ देवास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने शहर में 17 से अधिक कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके नाम भी उजागर किए हैं। देवास SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी। निगम आयुक्त विशाल सिंह ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। महूब जेल एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल यहां बंद एक कैदी को सुविधाएं देने और उससे मारपीट नहीं करने के नाम पर उसके परिजन से रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत एक गार्ड ज्वेलर के नाम पर मांगा जा रहा था, जिसकी शिकायत पर इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। कटनी के एक पेट्रोल पंप मालिक का गाली गलौज करते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने चांडक चौक स्थित पेट्रोल पंप पर छापेमारी की है, साथ ही पेट्रोल के सैंपल भी लिए। दरअसल इस पंप में काला पेट्रोल निकल रहा था, जिसका कारण पूछने पर मालिक ने अभद्रता की थी।